तो हम इक्विवेलेंट बेट का जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें हमने इक्विवेलेंट बेट एसिड, बेस, साल्ट, एलिमेंट, आयंस इन सब का देखा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है इक्विवेलेंट बेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये OA एंड RA, इसका इक्विवेलेंट बेट क्या होगा। तो अगर हम देखें इसका इक्विवेलेंट बेट बनेगा मॉलिक्यूलर बेट अपॉन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स present in per mole compound, this total change in oxidation number of atoms present in per mole compound। इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट का चेंज देख सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से हम इसको देखें तो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है KMnO4 दिस। तो KMnO4 जो है वो तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। तो हम यहाँ देखें कि KMnO4 तीनों मीडियम में जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो ये एसिडिक मीडियम है, H+ दिखाया एसिडिक, दिस OH- है, इसका मतलब बेसिक या स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन, और न्यूट्रल मीडियम में ये H2O रहता है या वीक बेसिक या डाइल्यूट एक्वस बेसिक, इस तरह से। तो ज़्यादातर हम न्यूट्रल मीडियम इसको मानते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन या स्ट्रॉन्ग बेसिक इसको मानते हैं, एसिडिक इसको मानते हैं। तो हम यहाँ पे ये याद रखें कि ये मैग्नीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ निकालेंगे अगर तो +7 निकलता है। तो एसिडिक मीडियम में इसका जो चेंज है वो MnSO4 बनाता है, तो ये Mn+2 में जाता है इस तरह से। बेसिक मीडियम में जो कंपाउंड बनाता है वो K2MnO4 बनाता है, और न्यूट्रल मीडियम में जो वो कंपाउंड बनाता है वो बनाता है MnO2 बनाता है। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो +6 निकलेगा, यहाँ मैग्नीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +4 निकलेगा। तो यहाँ पे ये 5 इलेक्ट्रॉन लेता है। कई बार आपसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछा जाता है कि एसिडिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, बेसिक मीडियम में कितने गेन किए और न्यूट्रल मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो आप वो भी देख सकते हैं कि +7 से ये है। अब अगर हम भूल जाते हैं तो याद रखना, इसके लिए हमेशा याद रखना है बैन 153। B का मतलब बेसिक है, बेसिक मीडियम, A का मतलब एसिडिक हो गया और N का मतलब न्यूट्रल हो गया। ये तो बैन 153 KMnO4 के लिए आपने याद रखना है हमेशा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट बनेगा ये मॉलिक्यूलर वेट बाई 5, इसका इक्विवेलेंट वेट बनेगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 1, इसका इक्विवेलेंट वेट बनेगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 3। कई बार M बस लिखा होता है तो M/5, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं E = M/5। मॉलिक्यूलर वेट को केवल M से डिनोट कर सकते हैं, तो M/1 और M/3 ये डिनोट करने का तरीका है। ऑप्शन में आपको ऐसा दिया हो, M बस लिखा हो, तो भी हम ये बात समझ लें कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो इस तरह से हमें ये बात समझ आ गई, और KMnO4 को हमेशा याद रख लेना है बैन 153, बेसिक में 1 का चेंज, एसिडिक में 5 का चेंज और न्यूट्रल में 3 का चेंज। आगे देखें हम, दूसरा एग्जाम्पल है K2Cr2O7। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है,
बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका चेंज हो गया और ये बनाया Cr2SO4 होल थ्राइस, इस तरह से बनाता है। तो अब हम यहाँ देखें कि एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +6 है। अगर आप निकालेंगे जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर +2 + 2x -14 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ +6 निकल आएगी। सेम यहाँ 3 सल्फेट है -6, तो 2x - 6 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ +3 निकल आएगी। तो यहाँ क्रोमियम +3 स्टेट में है, आपको नज़र आ रहा है ये। तो अगर हम वैसे देखें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 का ही नज़र आ रहा है, लेकिन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखेंगे तो इसके 1 मोल में 2 क्रोमियम है, क्योंकि आपने यहाँ लिखा है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर मोल कंपाउंड। तो इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम चेंजेस बाय 3 इन पर क्रोमियम। एक क्रोमियम में 3 का चेंज है, तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम आ जाएगा 3 × 2 6 का आ जाएगा, चूँकि 2 क्रोमियम इन 1 मोल K2Cr2O7। इस तरह से आपको चेक करना है कि आपके 1 मोल कंपाउंड में कितने वो सेंट्रल एटम हैं, और इस तरह से उनका टोटल चेंज आपने निकालना है इसके अंदर। तो अगर हम यहाँ देखें कि E = क्या बन जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 6 बन जाएगा। ये दूसरा पॉपुलर एग्जाम्पल है। तीसरा पॉपुलर एग्जाम्पल है, ये सबसे ज़्यादा आपको चाहिए। ये तीसरा पॉपुलर एग्जाम्पल है Na2S2O3 + I2 = 2NaI + Na2S4O6। इसका नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट। ये सोडियम टेट्राथायोनेट, इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट दिस, या हाइपो भी नाम है इसका, हाइपो। तो ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। आयोडीन को हाइपो में एब्जॉर्ब कराते हैं जब भी कोई मोल कॉन्सेप्ट की रिएक्शन हो या इक्विवेलेंट वेट एडवांस मोल कॉन्सेप्ट हो, तो उसमें ये बहुत काम का कंपाउंड होता है। ध्यान रखना है कि ये आयोडीन को हाइपो में एब्जॉर्ब करा के फिर उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये आपका यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। हमें कैसे पता चला, तो हैलोजन वैसे भी जनरल समझ लीजिए कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो 0 से माइनस में जाते हैं। और इस प्रोसेस, इस रिएक्शन में देखें तो ये 0 से लेकर -1 पर है, इसलिए रिडक्शन हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसको देखें तो ये यहाँ +2 से 2.5 पर गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है Ra। तो हम यहाँ देखें कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और यहाँ सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 है। तो इस पूरी प्रोसेस में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र 0.5 इन पर सल्फ़र, एक सल्फ़र में 0.5 का चेंज है। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र अगर हम देखें तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र 0.5 × 2 1 आ जाएगा। क्यों 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसके 1 मोल में 2 सल्फ़र हैं। मैंने अभी आपको
ये K2Cr2O7 वाला एग्जाम्पल बताया कि इसके 1 मोल में 2 क्रोमियम थे, तो टोटल चेंज करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इसके 1 मोल में 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट E ऑफ हाइपो आपका आएगा मॉलिकुलर वेट बाई 1 या m/1 इस तरह से। और अगर आयोडीन का आपसे पूछा जाए तो इस रिएक्शन में E ऑफ आयोडीन वो m/2 आएगा, क्योंकि एक आयोडीन 0 से -1 पर है, इसके अंदर 2 आयोडीन है, इसलिए टोटल चेंज 2 का होगा। तो अगर आयोडीन का इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछा जाए तो मॉलिकुलर वेट बाय 2 कर सकते हैं। इस तरह से हमने आपको किसी भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाया कि आप ऐसे कर सकते हैं, मॉलिकुलर वेट अपॉन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अभी तक इन तीनों एग्जाम्पल में एक ही सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा था, या तो वो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। लेकिन अब आपको एक एग्जाम्पल इसके बाद अभी देता हूँ, उसमें दोनों एटम भी चेंज कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा एटम भी चेंज कर सकते हैं। तरीका वही है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। तो अब हम देखें कि एक ऐसा रीजेंट जिसके दोनों सेंट्रल एटम वेरी कर रहे हों ऑक्सीडेशन नंबर को, एक लास्ट एग्जाम्पल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट में फेरस ऑक्सलेट ये दिया हुआ है, फेरस ऑक्सलेट। तो फेरस ऑक्सलेट को अगर हम देखें तो फेरस ऑक्सलेट ये कहते हैं कि ये टूट कर इस तरह से Fe+3 और ये CO2 में चेंज हो गया। आपसे इक्विवेलेंट वेट इस फेरस ऑक्सलेट का बताना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन 1 का हो गया, जो ये इंक्रीज हो रहा है, ये +2 से ये +3 पर आ गया। अब आगे C2O4 -2 से ये CO2 बन रहा है, तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो +3 है, और यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो +4 है। जिस तरह से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है। तो यहाँ पर देखें तो टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन 1 × 2 2 आ गया, क्योंकि इसके 1 मोल में 2 कार्बन है और अभी एक कार्बन का 3 से 4 हुआ है, तो टोटल इंक्रीज 2 का हो गया, और एक इंक्रीज यहाँ पर 1 का था। तो अगर हम यहाँ देखें टोटल इंक्रीज आर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है आपका FeC2O4, चूँकि अब यहाँ 2 सेंट्रल एटम का बदल रहा है, यानी 2 एटम का बदल रहा है, वहाँ पर एक ही Mn या एक ही क्रोमियम या एक ही सल्फर का बदल रहा था पीछे जो हमने देखा था। तो यहाँ पर दोनों का बदल रहा है, इसलिए 1 ऑफ आयरन एंड +2 ऑफ कार्बन, 3 का चेंज हो गया, इसलिए हेंस E ऑफ FeC2O4 इक्वल टू मॉलिकुलर वेट बाई 3 या m/3 लिख सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड है क्वेश्चन का वो आपको इस तरह से m के टर्म्स में देने का है। अब आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का समझ लिया कि कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। अब अगर कोई डिस्प्लेसमेंट मेथड से इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहता है तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इसका यूज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से E निकलता है तो उसका फॉर्मूला होता है m1/m2 = E1/E2।
तो M1/M2 इक्वल टू E1/E2। क्वेश्चन को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपको ऐसा दिया हो कि इफ़ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम डिस्प्लेस 10 ग्राम ऑफ a metal from their salt solution, calculate E of metal। किसी भी मेटल का E निकालिए उस मेटल का। तो हम आप यहाँ समझ गए कि जब आपसे ऐसा क्वेश्चन आए तो अब ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड है और इसका आंसर हो जाएगा M1/M2 इक्वल टू E1/E2। तो पहले आपके पास 20 ग्राम मेटल है और 10 ग्राम मेटल है, 20 ग्राम कैल्शियम है। कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट 20 होता है, तो इसका मेटल का E2 क्या होगा? तो अगर हम देखें तो 10 ही आ जाएगा। इस तरह से ये हो गया। अब लास्ट इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका, अगर दो कोई भी कंपाउंड दिए हों आपको और फिर आपको इक्विवेलेंट वेट पूछे तो कैसे निकाल सकते हैं? तो समझें, वेट ऑफ कंपाउंड 1 अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड 2 इक्वल टू वेट ऑफ कंपाउंड 1 अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड 2 इक्वल टू E प्लस इक्यूबेट ऑफ एनायन फर्स्ट अपॉन E प्लस इक्यूबेट ऑफ एनायन सेकेंड। इस तरह से कभी भी दो कंपाउंड में सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, जब भी दो कंपाउंड के साथ आपको दिया जाए तो हम इस मेथड, इस फॉर्मूले की हेल्प से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन को एग्जांपल से समझें कि 5 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड गिव्स 4 ग्राम मेटल ऑक्साइड। कैलकुलेट E ऑफ मेटल। अब वो चाहे रिएक्शन में हीट करने पर दे या कोई और तरीके से दे, आपको तो सिर्फ देखना है कि दो कंपाउंड के जब भी वेट दिए जाएं तो कैसे आएगा। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाएं, तो इस फॉर्मूले को लगाएं अगर आप, वेट ऑफ कंपाउंड 1 अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड 2 E प्लस दिस एंड दिस। तो वन कंपाउंड क्या है आपके पास? तो वन कंपाउंड का वेट है 5, दूसरा कंपाउंड ऑक्साइड है E और हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो आयन है हाइड्रोक्साइड, तो अगर हम OH माइनस का देखें तो OH माइनस का E निकलेगा 17/1, 17, और O-2 का E निकलेगा 16/2, 8 आ जाएगा इसका E। तो अब दोनों का, इसका E 17 और ऑक्साइड का E 8। तो अब ये यहाँ से देखें क्या बनेगा, E प्लस 8 और E प्लस 17, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5E प्लस 40 इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4E प्लस 68, तो ये इधर माइनस हो जाएगा तो E बचा रह जाएगा। 5E में से ये 4E इधर माइनस हो जाएंगे तो E इक्वल टू, और ये उधर माइनस हो जाएगा तो ये E आएगा आपका 28। इस तरह से ये आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें कि अब इन सब को समराइज कर दें और जितने भी फॉर्मूले हमने इक्विवेलेंट वेट के लिए लिखे हैं उनको हम एक जनरल फार्मूले से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये बात आप समझ लीजिए कि E इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन N फैक्टर, ये एक सिंपल सा फार्मूला आ जाएगा। तो N फैक्टर क्या है? तो अब आप समझ लीजिए कि N फैक्टर सभी कंपाउंड के लिए अलग अलग होता है, बस उसको एक
टर्म दे दिया गया n फैक्टर। तो अगर एलिमेंट है तो n फैक्टर जो होगा वो वैलेंसी हो जाएगा n फैक्टर ये यहाँ पे लिखा हुआ है n फैक्टर क्या होगा, तो वैलेंसी आयन होगा तो n फैक्टर चार्ज हो जाएगा, और अगर वो आपका एसिड होगा तो n फैक्टर बेसिसिटी हो जाएगा, और अगर वो बेस होगा तो n फैक्टर आपका एसिसिटी हो जाएगा, और अगर वो साल्ट होगा तो n फैक्टर आपका टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरह से ये n फैक्टर हैं। और अगर वो OA या RA होगा तो n फैक्टर जो होगा वो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। इस तरह से ये n फैक्टर हैं किसी भी कंपाउंड्स में। ये इक्विवेलेंट वेट को समराइज करके एक ही फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, और वो n फैक्टर क्या हैं, तो वो कोई भी एलिमेंट हो तो वैलेंसी n फैक्टर बोला जाएगा, आयन है तो चार्ज, एसिड है तो बेसिसिटी, बेस है तो एसिसिटी, अगर साल्ट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, और ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरह से ये इक्विवेलेंट वेट आप सब ने समझा और ये ख़त्म हो गया। अब आप इसको अच्छे से तैयार करें, आपके डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।